साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आप सबको नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको सीओपीडी की दुनिया में फिर ले चलता हूं। वर्ल्ड सीओपीडी डे के अवसर पर हम लोगों ने सीओपीडी के बारे में कुछ आधारभूत बातें चर्चा करी थी, उनके लक्षणों के बारे में चर्चा करी थी, और साथ में जब उसके इलाज का पहलू आया था तो हम लोगों ने उस पर चर्चा करी थी कि दो तरह के इलाज होते हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मतलब फार्माकोलॉजिकल मतलब दवा से, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के अन्य तरीक़ों से जो दवा के इलाज को और बूस्ट करे। और उस क्रम में हम लोगों ने उस बार धूल धुएँ से बचाव की, भाप लेने की, गुनगुने पानी पीने की, और इस तरह से करके हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया था किन किन चीज़ों को हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सीओपीडी के मरीज में दे सकते हैं। उस क्रम में हम लोगों ने धूल धुएँ से बचाव की चर्चा करी थी। इसको हम अभी 2 मिनट में रिवाइज भी कर लेते हैं। और आज हम जानेंगे मुख्यतः कि संक्रमण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि संक्रमण से बचने, अगर संक्रमण हो जाता है सीओपीडी के पेशेंट में, तो हमें लंग अटैक अर्थात सीओपीडी की जो स्टेबल पोजीशन है जिस पे वो दवा लेकर के अपने कामकाज को कर पा रहा है, उसमें एक व्यवधान पैदा हो जाता है। उसको खांसी, बलगम, बुखार बढ़ जाता है और उसके लिए उसको कुछ इलाज लेना पड़ता है या भर्ती तक होने की नौबत आ सकती है, जिस तरह का माइल्ड से लेकर के सीवियर ग्रेड का उसको संक्रमण हो गया हो। और हर संक्रमण कुछ न कुछ फेफड़े की क्षमता को क्षरण पहुंचाता है, उसको कम कर देता है। तो साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम धूल धुएँ के कुछ मुद्दों को दोहरा लेते हैं। सीओपीडी के पेशेंट के लिए साथ ही साथ आम जनमानस को भी फर्स्ट हैंड स्मोक अर्थात एक्टिव स्मोकिंग से बचना चाहिए। धूम्रपान के दूसरे रूप जैसे सेकंड हैंड स्मोक, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, इससे, या थर्ड हैंड स्मोक, फोर्थ हैंड स्मोक, सारे तरह के स्मोक से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें फेफड़े की सीओपीडी जैसी बीमारियां या अन्य धुएं से जनित बीमारियां जो हृदय आदि की होती हैं उनसे हम बच सकें। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो चाहे स्मोकलेस रूप में हो, अर्थात जैसे खैनी, चबैनी, चबा के खाने वाली तंबाकू, इन सब दोनों रूपों में तंबाकू बड़ी खतरनाक है। तंबाकू जहाँ बीमारी कर सकती है वहीं पर इलाज के दौरान ये उसके असर को भी कम करती है। साथियों, हमें विल पावर का उपयोग करना है, विल्स पावर का नहीं। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेने के दूसरे बहाने नहीं ढूंढने हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन जीने के लिए ये बहानेबाजी हमें छोड़नी होगी। हमें कोई बहाना नहीं ढूंढना है कि हमने जब संकल्प लिया है कि छोड़ना है तो छोड़ना है। कम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें जागरूकता फैलानी होगी। टोबैको फ्री एनवायरनमेंट केवल अपने घर और कार्यक्षेत्र में ही नहीं बनाना है, हमें सामाजिक सरोकारों को जिंदा रखते हुए, समाज को जगाते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, क्या हम कहते हैं कि मोहल्ला, कस्बा, जिला स्तर तक हम क्या टोबैको फ्री एनवायरनमेंट ले जा सकते हैं, इसका प्रयास करना है। लकड़ी, सरकंडे, कंडे आदि से जलने वाले जो चूल्हे होते हैं, जो ज़्यादातर गांव में यूज़ होते हैं, अगर हो रहे हैं तो अगरबत्ती का जलना हुआ, मॉस्किटो कॉइल का जलना हुआ, इन तरह के कई स्रोत हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनसे निकलने वाले धुएं से लंबे समय तक अगर हम संपर्क में रहते हैं तो हमको सांस संबंधी तकलीफ, मुख्यतः सीओपीडी हो सकती है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक मॉस्किटो कॉइल के जलने से 50 से ज़्यादा सिगरेट का धुआं पैदा होता है। और सोचिए कि एक कॉइल पर डे जल रही है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या इससे ज़्यादा की गर्मी में मच्छरों से बचाव के लिए हम इनका उपयोग करते चले जा रहे हैं, बरसों बरस करते चले जा रहे हैं। कितनी ज़्यादा सिगरेट जैसे स्मोक हमारे शरीर में जा रहे हैं और कब क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं।
हमारा घर वेंटिलेटेड होना चाहिए, चिमनीदार चूल्हा होना चाहिए, गैस वाला चूल्हा होना चाहिए, तो हम धुएं से बच सकते हैं। कूड़ा जलाने के खिलाफ भी हमको संकल्प लेना चाहिए। हमारे स्वीपर्स कहते हैं कि 2 तरह की बड़ी गलतियां करते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा नाली में डाल देते हैं, नालियाँ जाम होती हैं, या कूड़ा जला देते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, उसमें प्लास्टिक भी जल रही होती है, उससे और प्लास्टिक के वेस्ट के उसके अलग नुकसान हैं उसको जलाने के। तो और हम उसको खाद बदलने के बजाय जला करके धुआं पैदा करके फ़ायदा लेने के बजाय नुकसान झेलते हैं। तो सरकार के उस मुहिम में उपयोग करिए कि अपने घर का कूड़ा 4 टुकड़ों में बांटिए। निकलता ही है कि सूखा कूड़ा इसमें, गीला कूड़ा इसमें, और उसके सूखे कूड़े के भी टाइप हैं, गीले टाइप हैं, 4 टाइप के डिब्बे हैं, उसका उपयोग करिए। और छटे हुए कूड़े को जब आप नगर पालिका को देंगे तो उसका वो साइक्लिंग रिसाइकलिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करेगी, आपके स्वास्थ्य की ही रक्षा होगी। और साथ में जो आउटडोर पोल्यूशन है, चाहे वो वाहन की वजह से हो, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे किसी और तरह के व्यवसाय से निकली धूल धुआं हो, इस सब लंबे समय तक आपके COPD कर सकते हैं। ओल्ड एज तो अपने आप में एक बड़ा कंपोनेंट है ही है। आइए हम लोग बात करते हैं आज संक्रमण। अगर COPD है ही है तो क्या संक्रमण से हम बच सकते हैं, जिससे हमारी फेफड़े की क्षमता घट जाती है और हमको तकलीफ भी होती है, हमको दवाएं एक्स्ट्रा खानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं। तो संक्रमण की दृष्टि से अगर हम देखें कि फेफड़े संक्रमण बैक्टीरिया और वायरस मुख्यतः होते हैं, वैसे तो फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के पे ध्यान दें तो उसमें जितने तरह के बैक्टीरिया हैं उसमें स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिक का संक्रमण ज़्यादा देखा गया है, और वायरसेस में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे को जो पहले से हम जानते हैं इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और साथियों, इन दोनों के खिलाफ वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल है। बहुत से बैक्टीरिया करते हैं, बहुत से वायरस करते हैं, सही बात है, लेकिन कहते हैं कि इन दोनों के ज़्यादा होते हैं। इन दोनों को रोकने से हम काफ़ी कुछ हद तक अपने बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों की वैक्सीन को लगवा लेंगे तो हमको संक्रमण होगा ही नहीं। बचने का प्रयास करना है, और इन दोनों को लगाने के बाद भी बचने का प्रयास करना है। हाँ, परसेंटेज काफ़ी कम या ना के बराबर हो जाते हैं। अगर हम जो स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी के खिलाफ की वैक्सीन की बात करें तो उसको हम लोग न्यूमोकाक्कल वैक्सीन कह सकते हैं, या न्यूमोनिया की वैक्सीन भी बहुत लोग इसको नाम देते हैं। स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर 90 से ज़्यादा स्ट्रेन्स या सीरोटाइप्स होते हैं। न्यूमोकाक्कल वैक्सीन 2 तरह की होती है। इसमें पहली वैक्सीन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम PCV13, इसका पूरा नाम है न्यूमोकाक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन, अर्थात PCV वैक्सीन। ये जो PCV13 नाम की वैक्सीन है, इसका पॉपुलर ब्रांड है फाइज़र की प्रीविनार 13। 13 खुद बताता है कि 90 से ज़्यादा जो स्ट्रेन्स हैं उसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी स्ट्रेन्स संक्रमण के लिए हैं, उनमें से 13 तरह के स्ट्रेन्स के संक्रमण से बचाती है। ये एक इनएक्टिवेटेड अर्थात किल्ड टाइप की वैक्सीन है। इसमें कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन को प्रोटीन कैरियर के साथ कंजुगेट अर्थात जोड़ देते हैं, और ये इन्वेसिव न्यूमोकाक्कल इन्फेक्शन से 75% व नॉन इन्वेसिव न्यूमोकाक्कल इन्फेक्शन से 45% से ज़्यादा सुरक्षित रहती है। इसमें आधे ml की डोज मांसपेशियों में लगाई जाती है। इसकी साइट है, लगाने की जगह है, आर्म में, भुजा में, डेल्टॉइड मसल अर्थात ऊपरी हिस्से में लगाई जाती है, जैसे हमकी टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है। और हर वैक्सीन लगाने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि किस आधार पे मरीज के लिए, किस तरह के मरीज के लिए ये उपयुक्त है या नहीं उपयुक्त है, और डॉक्टर आपका इन्हीं इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन को देखते हुए आपके लिए तय करता है कि आप इस तरह की टीकाकरण करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, और क्या सावधानी बरतनी है। ये जो PCV13 वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लेने से जो T सेल डिपेंडेंट टाइप का इम्यून रिस्पांस पैदा होता है, और इसमें एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र में इसकी याददाश्त अर्थात मेमोरी सुरक्षित रहती है। इसका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। ये वैक्सीन मुख्यतः बच्चों के लिए है, और ये वैक्सीन
जो है 6 हफ्ते से 1 साल के बच्चे में 2 डोज शेड्यूल से दी जा सकती है। पहला डोज शेड्यूल है 4 डोज का, जिसमें 2, 4, 6 और 12 महीने पर 4 डोज दी जाती है। दूसरा शेड्यूल है 2 डोज का, जो 12वें हफ्ते और 1 साल के ऊपर दी जाती है। ये हर देश अपने अपने हिसाब से तय करता है। तो पीडियाट्रिशियन बताएंगे कि भारत में अभी जो हाल में न्यूमोकॉकल वैक्सीन PCV13 की लगाना चालू किया है, उसका शेड्यूल आपके बच्चे के लिए क्या होना चाहिए। 6 से 17 साल के बच्चों के लिए बच्चों से लेकर के किशोर अवस्था के लोगों के लिए सिंगल डोज वैक्सीन होती है, और 18 साल के से ऊपर लोगों के लिए भी सिंगल डोज वैक्सीन होती है। इसकी जो दूसरी वैक्सीन है न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के खिलाफ, उसका नाम है PPSV23। PPSV23 को PPV23 भी कहते हैं। इसका पूरा रूप है न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसका पॉपुलर ब्रांड है न्यूमोवैक 23, जिसको मर्क ने बनाई है, और नाम से जाहिर है 23 लगा हुआ है, तो ये 23 स्ट्रेन से आपको संक्रमण से बचाएगी। साथियों, जो 13 स्ट्रेन उसके हैं PCV13 के, उसमें से कुछ तो इसमें हैं, कुछ इसमें स्ट्रेन्स अलग भी हैं, ज़्यादा तो हैं। तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है और दोनों को लगवाना ज़रूरी है। यह इन्वेसिव न्यूमोकॉकल वैक्सीन से इन्फेक्शन से 70% से तक सुरक्षा देती है। ये मुख्यतः 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनी है। इसकी डोज भी आधा ml इंट्रामस्कुलर अर्थात मांसपेशियों में लगाने का है। ये सबकुटेनियस भी दी जा सकती है, और लगाने की जगह इसकी वही है कि आर्म के ऊपरी हिस्से पे अर्थात डेल्टॉइड मसल पे लगाई जाती है। हमारे देश में चूँकि बच्चों में PCV13 वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये अभी शुरू हुई है, तो हमारी आज की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई हर्ड इम्यूनिटी तो इस तरह की वैक्सीन को लेकर के बनी नहीं हुई है। तो जो हमारे 65 साल से नीचे के लोग हैं, 19 साल से 18 साल से ऊपर, 19 साल से 64 साल के, और कोमार्बिडिटी से ग्रसित हैं, जैसे कहते हैं कि किसी को CKD है, किसी को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, COPD आदि है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, कोई HIV है, इत्यादि इत्यादि। तो उनमें कहते हैं कि इस तरह की वैक्सीन को लगाने को रिकमेंड किया जाता है 65 साल से नीचे ही, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप PCV13 लगाएं, और उसके कम से कम 8 हफ्ते या उसके बाद जो है आप PPSV23, जिसको आप PPV23 भी कह सकते हैं, वो लगाना चाहिए। यही इसका सही क्रम है। साथियों, ये B सेल एक्टिवेशन इम्यून रिस्पांस देती है, अर्थात ये इसमें T सेल इंडिपेंडेंट रिस्पांस होता है। इसका जो रिस्पांस है 3 से 5 साल तक ही बना रहता है। एंटीबॉडीज़ फैगोसाइट्स को इंड्यूस करके स्टिमुलेट करके कहते हैं कि न्यूमोकॉकल स्ट्रेन से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इसमें 3 बिंदु पुनः ध्यान करने के लिए हैं। यदि किसी को PPSV23 लगवाना है, जिसे PCV13 वैक्सीन लगी है, उस PSV13 से लगने के कम से कम 8 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 2 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए PCV13 के बाद लगाने का। नंबर 2 पॉइंट है, PPSV23 अगर पहले लग चुकी है गलती से और PCV13 अब लगाना है, ताकि हमको जो प्रोटेक्शन PCV13 से मिलना है वो भी हमको मिल जाए, तो दोनों के बीच में गैप कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और दोनों वैक्सीन कभी भी एक साथ नहीं लगवानी चाहिए। ये 3 इसके मुख्य सूत्र हैं। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे बड़े संक्रमण की, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की।
आइए हम समझते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है। इन्फ्लुएंजा अर्थात जो फ्लू वायरस होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जैसे कोरोना वायरस था, और ये कोर प्रोटीन के आधार पर 4 तरह का होता है, ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की जो बाहरी सतह होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की स्पाइक्स होती हैं और उसमें 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई गई हैं, एक हीमोग्लोबिन जिसको हम एच कह सकते हैं, एक न्यूरामिनिडेज जिसको हम एन से कह सकते हैं, और जो एच टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसमें 1 से 18 तरह की वैरायटी होती है। वहीं पे जो एन टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें 1 से 11 अर्थात 1 से 11 तक की वैरायटी होती है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मोर देन 100 सब टाइप्स इसके खोजे जा चुके हैं इन्फ्लुएंजा ए के, जैसे H1N1, H3N2, H2N3, H5N1 इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साथियों, यहाँ पर पुनः याद करना जरूरी है कि H1N1 वही सब टाइप है जिसने 2009 से स्वाइन फ्लू हमारे यहाँ पैंडेमिक के रूप में लाया, और आज हम लोग स्वाइन फ्लू से परिचित हैं। इस तरह के अगर आप विभिन्न फ्लूज आप जब से आया है, पैंडेमिक्स फैली हैं, तो आप पाएंगे कि सब इन्फ्लुएंजा ए के ही विभिन्न सब टाइप्स ने समय समय पर पैंडेमिक हमारे विश्व में फैलाई है। इन्फ्लुएंजा ए मुख्यतः मानव में जाति में संक्रमण फैलाने के साथ साथ दूसरे स्तनपायी जानवरों में, जैसे सबके दूसरे मैमल्स में, और जो पक्षी जगत के कुछ स्पीसीज में, एवियंस में भी अपना संक्रमण फैलाता है। ये सीजनल इन्फ्लुएंजा का एक मुख्य वायरस है। इन्फ्लुएंजा बी भी ह्यूमन्स में ही पाया जाता है, केवल ह्यूमन में पाया जाता है, और ये भी केवल सीजनल इन्फ्लुएंजा ही करता है। इन्फ्लुएंजा सी ह्यूमन के साथ साथ पिग्स में भी संक्रमण फैलाता है। इन्फ्लुएंजा डी आम तौर पर ये ह्यूमन्स में फैलाया तो नहीं है, लेकिन ये फैला सकने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम इसको समझें कि ये सिर्फ इतने सब टाइप्स जो बने, ये कैसे बने, इनका क्या रोल है हमारे जीवन में, और इसी में कुछ आपके वो प्रश्न कि हमको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमने सुना है कि हर वर्ष लगानी पड़ती है, शायद इसमें आपको समझ में आ जाए। साथियों, जो वायरस की जो सरफेस की प्रोटीन होती है, इसके अंदर माइनर चेंजेस हो जाते हैं, और इनसे जो है उस सब टाइप का एक स्ट्रेन में परिवर्तन आ जाता है। जब उस टाइप इसको जो माइनर चेंज होता है सरफेस प्रोटीन में, इसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं, DRIFT ड्रिफ्ट, और जो नया स्ट्रेन बनता है इसी के लिए जो है कहते हैं कि हमको हर साल ये जानना पड़ता है कौन सा माइनर चेंज हो गया, कौन सा स्ट्रेन नया बन गया, और हमको उस आधार पर नए स्ट्रेन की वैक्सीन हर साल हमको बनवानी पड़ती है। जो पिछले साल की वैक्सीन होती है वो अगले साल काम नहीं आती, और यही कारण है कहते हैं कि हमको हर साल नई स्ट्रेन की वैक्सीन लगवानी पड़ती है उसी सब टाइप की। मतलब H1N1 की वैक्सीन लगवा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो H1N1 का ही स्ट्रेन बदल चुका होगा, तो H1N1 की वैक्सीन उसमें भी लिखी होगी, लेकिन आप पिछले साल के लगाएंगे तो इस साल के स्ट्रेन से आप उसे प्रोटेक्शन नहीं पाएंगे। दूसरा होता है कि यही अगर चेंज मेजर स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, इसको हम कहेंगे एंटीजन शिफ्ट, SHIFT। तो ये जो शिफ्ट है इसमें नया सब टाइप ही पैदा होता है, और ये कैसे हो सकता है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा विभिन्न इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस एंटीजन आपस में मिक्स हो जाएं, या 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेन के जो वायरसेस हैं उनके सरफेस एंटीजन स्ट्रेन्स के जो हैं वायरसेस के, उनके सरफेस एंटीजन आपस में मिक्स हो जाएं और एकदम नया सब टाइप पैदा कर दें। तो ये जो बड़ा परिवर्तन होता है इनसे नया सब टाइप ही बन जाता है, और इससे जो है एक नए वायरस सब टाइप का पैदा हो जाता है, उससे हमको एक नई पैंडेमिक का खतरा बढ़ जाता है। चूँकि आज की तारीख में हमारे पास इन्फ्लुएंजा ए के जो 2 सब टाइप हैं H1N1 और H3N2 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
वहीं इन्फ्लुएंजा बी की 2 लाइनेजेस हैं जो इसके कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली लाइनेज है विक्टोरिया, दूसरी है यामागाटा। इन दोनों लाइनेज के और वो दोनों सब टाइप्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, संक्रमण से बचना जिनसे ज़रूरी है, उनके खिलाफ वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बना ली है। और ये जो वैक्सीन है ये 2 तरह की है, ट्राईवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट। ट्राईवैलेंट मीन्स इसमें कोई 3 चीज़ें हैं और क्वाड्रीवैलेंट मीन्स इसमें कोई 4 चीज़ें हैं। जो ट्राईवैलेंट है जैसे तो इसमें इन्फ्लुएंजा एक के दोनों सब टाइप H1N1 और H3N2, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी का एक ही लाइनेज, कौन सा, विक्टोरिया, ये इनका इंडिजेंस से बनाई जाती है। वहीं पर जो क्वाड्रीवैलेंट है वो इन्फ्लुएंजा ए के दोनों सब टाइप H1N1 और H3N2 के साथ साथ इन्फ्लुएंजा बी की दोनों लाइनेज विक्टोरिया और यामागाटा दोनों के इंडिजेंस शामिल किए जाते हैं। तो आपको भी पता लग रहा होगा कि अगर हमको प्रेफर किया जाए कि ट्राईवैलेंट लगवाना है क्वाड्रीवैलेंट, तो हमारे क्या प्रेफर होगा, हम क्वाड्रीवैलेंट लगवाएं। और साथियों एक और है कि जो वैक्सीन 2 तरह के हैं, क्वाड्रीवैलेंट में भी 2 तरह की हैं, ट्राईवैलेंट में भी 2 तरह की हैं, एक स्टैंडर्ड डोज वैक्सीन, एक हाई डोज वैक्सीन। अगर हमें पूछा जाएगा तो हम उसमें भी हाई डोज की ट्राईवैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट चूज़ करेंगे। इसकी भी डोज आधे ml इंट्रामस्कुलर आर्म के ऊपरी हिस्से, भुजा के दूसरी ऊपरी हिस्से में अर्थात डेप्टॉइड मसल्स में लगवानी है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन के पॉपुलर ब्रांड हैं इन्फ्लूवैक, वैक्सीग्रिप इत्यादि। क्वाड्रीवैलेंट के पॉपुलर ब्रांड हैं वैक्सीफ्लू 4, फ्लूआरिक्स इत्यादि। तो इसमें भी क्वाड्रीवैलेंट आपको प्रेफर करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर आप क्वाड्रीवैलेंट प्रेफर करते हैं तो उसमें भी अगर हाई डोज हो तो उसको आप प्रेफर करना चाहिए। साथियों लगवाएं कब, जब हर साल लगवाना है, और तो सीजन के हिसाब से ही हमको सीजन के आने के पहले लगवाना है। हमारे यहाँ 2, वैसे तो बहुत बदलता हुआ भारत है सीजन के हिसाब से, लेकिन 2 मोटे तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। एक टेम्परेट सीजनलिटी वाले इलाके हैं जैसे श्रीनगर, चेन्नई, वेल्लोर इत्यादि। तो इसमें इन्फ्लुएंजा का सीजन से बचने के जो आता है उससे बचने के लिए, इन्फ्लुएंजा संक्रमण से बचने के लिए सितंबर-अक्टूबर में वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जहाँ पर कहते हैं कि पीक मानसून सीजन जो है जुलाई-सितंबर में आता है, जैसे हमारे लखनऊ, दिल्ली, इन सब इलाकों में, तो वहाँ पर अप्रैल-मई में लगवाना चाहिए। अब अगर मजबूरी है कि वो नए स्ट्रेन की वैक्सीन उस समय तक आई है कि नहीं है, वो अलग मजबूरी है। और कास्ट इफेक्टिवनेस के आधार पर, मतलब कि कब लगवाना, किस उम्र से लगवाना हमारे लिए प्रभावी है कि बचपन से लगवाएं, उससे लगवाएं। तो ये देखा गया है कि सामान्य तौर पे कहते हैं कि हमको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सुरक्षा तंत्र भी हम लोग का अच्छा रहता है, बचाव भी हम लोग अब सीख गए हैं कोरोना में। तो 50 साल से नीचे लगवाना बहुत ज़रूरी नहीं है, जब तक कोई कोमॉर्बिडिटी हमारे साथ पहले से ना हो और हमारे डॉक्टर राय दे रहे हों। और 50 साल से ऊपर वालों को, और ख़ास करके कोमॉर्बिडिटी वालों को, ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए हर वर्ष अपने अपने सीजन के अनुसार। साथियों अच्छा लगा होगा आज वैक्सीन्स के बारे में जान करके। जो COPD से ग्रस्त मरीज हैं या किन्हीं अन्य कोमॉर्बिडिटीज़ इसके साथ हैं या और उनके डॉक्टर, जैसे किडनी डिजीज़ का है, और उनके डॉक्टर अगर राय देते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना है, तो अब आप अपने डॉक्टर की बात को बेहतर समझ सकते हैं और कहते हैं कि सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, और ये COPD की नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की सीरीज भी जारी रहेगी। धन्यवाद।